रिएक्ट एक यूआई लाइब्रेरी है और यूआई तभी स्ट्रांग बनेगा जब एचटीएमएल सीएसएस दोनों क्लियर होंगे। इसलिए आज मैं आपको एचटीएमएल सीएसएस का कंप्लीट रिकैप करूंगा, जिससे आपका फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। यदि हम बात करें एचटीएमएल की, तो एचटीएमएल क्या है? एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेब पेज का स्केलेटन बनाते हैं। एलिमेंट्स, टैग, एट्रीब्यूट्स, ये सब उसकी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। आपको याद होगा हमने काम की चीजें देखी थी पहले भी, जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स, इमेज, टेबल्स, फॉर्म्स, सिमेंटिक टैग, किस तरह से हम ऑडियो का यूज कर सकते हैं अपने इस वेब पेज में, किस तरह वीडियो का हम यूज कर सकते हैं, आई फ्रेम टैग से क्या होता है, ये सभी चीजें हम करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, एचटीएमएल का प्रॉपर स्ट्रक्चर, एचटीएमएल हेड और बॉडी। रिएक्ट को भी हम जेएसएक्स लिखते हैं जो एचटीएमएल जैसा सिंटैक्स ही होता है, इसलिए हम एचटीएमएल का बेसिक क्लियर करेंगे। होगा। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल KTR सॉफ्टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट क्लासेस का और वीडियोस का नोटिफिकेशन मिस कर रहे हैं। जो आप टाइम से क्लास ले सकते थे वो आप नहीं ले पा रहे, केवल एक वजह से। वो क्या है? हमारे एस जो भी YouTube चैनल है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इसको क्या करने के लिए सिंपली आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। सिंपली आपको क्या करना है, आपने गूगल में आ जाना है और यहाँ पे आपको आगे सर्च करना है यूट्यूब। जैसे ही आप यूट्यूब सर्च करें, सिंपली आपको एंटर कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सर्च बार में आपके आगे आपको सर्च करना है केटीआर शॉपटेक। जैसे ही आप केटीआर शॉपटेक सर्च एंटर करेंगे यहाँ, तो आपको हमारा चैनल यहाँ ऊपर मिल जाएगा और सिंपली आपको यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद सब्सक्राइब वाले बटन पे आके आपको सिंपली क्लिक करेंगे तो ये हमारा चैनल आपके सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर लेना। इससे जो भी हमारी वीडियोस आने वाली हैं या जो भी हमारी वीडियो चल रही हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले पहुंच जाएगा, जिससे आप हमारी क्लासेस को टाइम से ज्वाइन कर पाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने कोड एडिटर यानी बीएस कोड को ओपन कर लेना है। सिंपली आपको एक फोल्डर ओपन करना है जिसके हम अंदर हम अपनी HTML की फाइल क्रिएट करेंगे। तो सिंपली मैं फाइल वाले सेक्शन में जाऊंगा, यहाँ पे ओपन फोल्डर करूंगा और उसके बाद जो भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं मान लिया डेस्कटॉप के अंदर रिएक्ट प्रोजेक्ट, उसके अंदर रिएक्ट इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वाला फोल्डर ओपन कर लूंगा। आप जो भी फोल्डर आपको बना हुआ हो उसे ओपन कर लें। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे HTML की। तो कौन सी फाइल मैं क्रिएट करूंगा, यहाँ की मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूं। उसके बाद बोल दूंगा यहाँ पे क्विक HTML रिवाइज और सिंपली HTML एक्सटेंशन ऐड करूंगा और यहाँ सिंपली आपको एंटर कर देना है। अब क्या है, ये हमारे पास एक HTML का फाइल क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ पे बॉयलरप्लेट कोड लिखूंगा। बॉयलरप्लेट कोड मतलब जो भी मिनिमम कोड हमारी किसी भी HTML फाइल में रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क प्लस टैब जैसे ही मैं एंटर करूँगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड कोड था वो यहाँ पे लिख जाएगा। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ इसका टाइटल देना चाहूँगा। टाइटल क्या होता है हम पहले भी जान चुके हैं। टाइटल किसी भी वेब पेज का या किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का नाम होता है जो हमें ब्राउज़र की टैब में दिखाई देता है। क्विक रिवीजन क्विक रिवीजन ऑफ HTML एंड CSS। अब यहाँ से हम एक एक करके स्टार्ट करना चाहेंगे। सबसे पहले HTML होता क्या है, तो HTML एक सबसे पहले बात करना चाहेंगे हम HTML के बारे में। HTML क्या है, तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का यूज हम किसी भी वेब पेज का
स्केलेटन यानी उसका ढांचा तैयार करने में, उसका स्ट्रक्चर तैयार करने में यूज करते हैं। ये कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं है। यानी इससे क्या करते हैं, हम किसी भी वेब पेज का ढांचा, स्ट्रक्चर या उसका स्केलेटन बनाने में यूज करते हैं। अब बात करेंगे बेसिक, जो भी बॉयलर प्लेट कोड लिखा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो यह फर्स्ट लाइन की बात करेंगे हम। तो फर्स्ट लाइन हमारे ब्राउज़र को इस वेब पेज के बारे में बताती है कि इसमें हम HTML5 का यूज कर रहे हैं, यानी ये एक HTML डॉक्यूमेंट या फाइल है। बात करेंगे उसके बाद सेकंड लाइन की। तो सेकंड लाइन क्या है, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट हमारा HTML टैग ही होता है। अब HTML टैग या HTML एलिमेंट क्या होते हैं अभी जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या है, ये हमारा जो सेकंड लाइन में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा HTML का एलिमेंट, उसे क्या बोलते हैं हम, इसे रूट एलिमेंट बोलते हैं किसी भी HTML फाइल का। उसके बाद बात करेंगे हेड टैग के बारे में। अब हेड टैग क्या है, तो हेड टैग किसी भी HTML वेब पेज के या डॉक्यूमेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्राउजर को प्रोवाइड करनी होती है वो हम हेडर के अंदर, हेड टैग के अंदर पुट करते हैं। यानी हेड टैग के अंदर जो कुछ भी कंटेंट लिखा होता है वो हमारा ब्राउजर को इस वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। हेड टैग के अंदर जो भी कोड होगा वो हमें वेब पेज में कहीं दिखाई नहीं देगा, यानी इसे यूजर इंटरफेस पर दिखाई नहीं देता। ये केवल ब्राउजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए राइट किया जाता है, यानी लिखा जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ इस मेटा टैग के बारे में, जिसके अंदर कैश सेट UTF-8 लिखा हुआ है। अब कैश सेट क्या है, यहाँ कैश सेट होता है कैरेक्टर सेट, यानी ये सभी प्रकार की लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, यानी किसी भी लैंग्वेज में हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी ये हमारी किसी भी प्रकार की लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। सेकंड मेटा टैग के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे वेब पेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें किसी भी वेब पेज को हर तरह के डिवाइस में हर तरह के डिवाइस में दिखाना होता है, यानी ये वाला टैग हमारा रेस्पॉन्सिवनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग होता है। बात करेंगे थर्ड लाइन के बारे में, जो कि हेड टैग के अंदर है, ये है टाइटल। अब टाइटल, अभी मैं जैसे कि मैंने बताया कि टाइटल किसी भी वेब पेज का नाम होता है जो हमें ब्राउजर की टैब में दिखाई देता है। अब इसके लिए हमें पहले ही पता है, अभी देखेंगे कि किस तरह से ये कहाँ पे हमें दिखाई देगा। अब बात करेंगे हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट HTML के जो भी टैग्स होते हैं। अब इम्पोर्टेंट HTML के टैग्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले टैग्स की बात करेंगे तो बात करेंगे हम हेडिंग टैग्स के बारे में। अब हेडिंग्स टैग क्या होते हैं, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हम हेडिंग्स का यूज करते हैं, जिससे हमारा वेब पेज है वो एक स्ट्रक्चर वे में, और जो UI है वो रीडेबिलिटी एकदम सही तरीके से बनी रहे, उसके लिए हम हेडिंग्स का यूज करते हैं। अब हमारे पास हेडिंग H1 से लेकर H6 तक हमारे पास हेडिंग अवेलेबल हैं HTML के अंदर। अब बात करें हम H1 से लेके H6, तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो H1 किसी भी HTML डॉक्यूमेंट की सबसे बड़ी यानी बिगेस्ट हेडिंग होती है साइज के अनुसार, और H6 की बात करें तो स्मॉलेस्ट हेडिंग है हमारे HTML डॉक्यूमेंट में साइज के अनुसार। बात करेंगे यहाँ पे, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे H1 राइट कर दूंगा और यहाँ H1 लिखूंगा। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, H2 अंदर लिखूंगा। उसके बाद क्या करूंगा मैं यहाँ पे इसी तरह से H6 तक लिख दूंगा इधर, और यहाँ पे 3 4। मैं लिख लेता हूँ जल्दी से यहाँ पे। अब हम इसका ब्राउजर में प्रीव्यू देखेंगे कि हमें किस तरह से दिख रही है। तो हम प्रीव्यू देखने के लिए जो भी हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे
उसका लाइव प्रीव्यू देखने के लिए हमें एक एक्सटेंशन की यहाँ नीड होती है। वो एक्सटेंशन कौन सा होता है, यहाँ जाके सिंपली आपको एक्सटेंशन वाले टैब में आ जाना है। यहाँ सर्च करना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर, जैसे ही आप लाइव सर्वर सर्च करेंगे आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। जिससे ये क्या करता है, तो इसकी हेल्प से हम जो भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हम चेंजेस कर रहे होते हैं उसका हम लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो आपको अपना HTML डॉक्यूमेंट यहाँ ब्राउजर में ओपन होता हुआ दिखाई देगा। जैसे अभी हमने क्या किया, हेडिंग टैग के बारे में देखा, तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 हमारे पास 6 तरीके टाइप की हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर। H1 होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग का मतलब साइज के अनुसार सबसे बिगेस्ट हेडिंग है। बात H6 की करें तो स्मॉलेस्ट हेडिंग की भी बात करेंगे तो H6 हमारे पास स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बात करेंगे हम पैराग्राफ टैग के बारे में। अब पैराग्राफ टैग क्या होता है, तो पैराग्राफ टैग किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जब हम सिंपल टेक्स्ट को शो कराना होता है तो हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। सिंपली आपको पी लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे लॉरम 25 पोस्ट करूँगा। उसके बाद जैसे ही आप चेक करोगे तो आपको सिंपली जो भी आपने यहाँ पैराग्राफ टैग लिखा वो हमें हमारे ब्राउजर में दिखाई दे रहा है। तो पैराग्राफ टैग क्यों यूज करते हैं, तो जब हमें किसी भी पेज में सिंपल टेक्स्ट को दिखाना होता है तो उसके लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। बात करेंगे हम एंकर टैग के बारे में। अब एंकर टैग का यूज क्यों होता है, तो सिंपली हमें अपने किसी भी पेज में या डॉक्यूमेंट में जब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में या फिर एक पेज से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाना होता है तो उसके लिए हमें नेविगेट करने के लिए एंकर टैग का नीड होता है, जिससे हम क्लिक करके उस पेज में जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली एक लिखूंगा और यहाँ बोल दूंगा गो टू अवर ऑफिशियल वेबसाइट। सिंपली मैं क्या करूँगा, उसका यहाँ पे यूआरएल दे दूंगा, यूआरएल https://atrsoftech.com। यहाँ सिंपली मैंने अपनी वेबसाइट का यहाँ यूआरएल, अब ब्राउजर में आप चेक करोगे तो आपको सिंपली एंकर टैग दिखाई देगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में एंटर हो जाएंगे। तो एंकर टैग किस लिए यूज होता है, जब हमें किसी भी एक HTML डॉक्यूमेंट से या पेज से दूसरे HTML डॉक्यूमेंट या पेज में मूव करना होता है तो हम एंकर टैग का यूज कर सकते हैं। बात करेंगे इमेज टैग के बारे में। अब इमेज टैग का यूज क्या है, तो इमेज टैग का यूज जब कभी हम अपने किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी इमेज को यूज करना चाहते हैं, यूजर को शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इमेज टैग का यूज करते हैं। IMG राइट करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको सिंटेक्स जो बेसिक सिंटेक्स रिक्वायर होता है वो लिख जाएगा। उसके बाद इसके अंदर क्या, SRC और ALT आपको दो एट्रीब्यूट्स दिखाई देंगे। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो किसी भी HTML एलिमेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अभी SRC और अल्ट क्या है, SRC और अल्ट इमेज एलिमेंट के लिए यहाँ एट्रीब्यूट का काम कर रहे हैं। अब SRC में हम उस इमेज का पाथ देते हैं जिस इमेज को हम अपने वेब पेज में दिखाना चाहते हैं, और अल्ट होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। यानी जब हमारी, मान लिया हमारे इंटरनेट का स्पीड स्लो है या इंटरनेट चल ही नहीं रहा है तो हमारी इमेज वहाँ पे लोड नहीं होगी हमारे वेब पेज में। तो तब हम यूजर को वहाँ टेक्स्ट दिखा सकते हैं कि इस जगह अभी इमेज नहीं आ रही है, लेकिन वो इमेज किससे संबंधित है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया अभी बेसिक बेसिक इमेज। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा और सर्च कर यहाँ एक इमेज लगाना चाहूँगा। यहाँ से मैं सिंपली एक इमेज का यूआरएल कॉपी करूँगा। सिंपली क्या करूँगा, मैं आऊँगा और SRC के अंदर
पेस्ट कर दूंगा। अब जैसे ही आप ब्राउज़र में चेक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि इमेज हमारी लग चुकी है, लेकिन अभी बहुत बड़ी आ रही है। लेकिन हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका साइज जो भी हम साइज रखना चाहते हैं वो साइज इसका कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और यहाँ यहाँ एक स्टाइल टैग यानी इसकी इनलाइन CSS लिख दूंगा और यहाँ बोल दूंगा इसकी जो हाइट है ना वो आप 120 पिक्सल कर दो। जैसे ही आप चेक करेंगे तो आपको ये इमेज यहाँ शो होती हुई दिखाई देगी। यानी IMG टैग के द्वारा हम अपने किसी भी वेब पेज में हम इमेज को शो करा सकते हैं। बात करेंगे हम लिस्ट के बारे में। लिस्ट, अब हमारे HTML के अंदर लिस्ट 3 तरीके की होती हैं वैसे, लेकिन बेसिकली हम बात करेंगे 2 तरीके की लिस्ट के बारे में। कौन-कौन सी लिस्ट? ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्डर लिस्ट वो होती हैं जो ऑर्डर को फॉलो करती हैं, अनऑर्डर लिस्ट होती हैं जो किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करती, यानी वो सिंपली लिखना। अब कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स क्या है इसका? तो हम बात करेंगे सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। ऑर्डर्ड लिस्ट का सिंटेक्स क्या होता है? तो मैं सिंपली सबसे पहले OL लिखूंगा, ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद लिस्ट आइटम। सिंपली आपको लिस्ट आइटम यहाँ पर लिख देने हैं। मैं यहाँ पर 2 लिस्ट आइटम लिख दूंगा, आइटम 1 एंड आइटम 2। जब आप ब्राउजर में चेक करोगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट बनी हुई दिखाई देगी और यहाँ सिंपली मैंने कोई भी उनको नंबर नहीं दिया, लेकिन पहले आइटम के लिए 1, सेकंड आइटम के लिए 2 यहाँ लिखा गया है। यानी ये एक ऑर्डर लिस्ट है जो ऑर्डर को फॉलो करती है। बात करेंगे हम अनऑर्डर लिस्ट के बारे में, तो ये सिंपली इसे मैं कमेंट करूंगा। उसके बाद बात करेंगे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। ऑर्डर्ड लिस्ट, सिंपली मैं इसे यहाँ कमेंट करूंगा। उसके बाद आप लिखेंगे यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। सिंपली मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। उसके बाद लिस्ट आइटम प्रेस करेंगे यहाँ पे, आइटम 1, आइटम 2। जैसे ही आप ब्राउजर में चेक करेंगे तो आपको क्या देखेंगे, आपको अभी मैंने क्या किया, जैसे यूएल यूज की यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसने क्या बोल दिखा दिया मुझे, उसके सामने एक डॉट डॉट सा आ रहा है, यानी यहाँ पे कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये इसलिए क्या बोलती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। हम सिंपली इस ये चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली यूएल में आएंगे यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ सिंपली देना है टाइप। टाइप देने के बाद ना आपको इसके अंदर इसका टाइप बता देना है कि आप किस तरीके का डॉट रखना चाहते हैं। जैसे अभी सर्कल रखना चाहते हैं, सर्कल, तो आप चेक करेंगे कि आपको यहाँ पे उसका सर्कल बना हुआ दिखाई देगा। इसी तरह हम डिफरेंट डिफरेंट डिस्क, रेक्टेंगल, ट्रायंगल वगैरह ये सब यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे और जो भी लिस्ट देखना चाहते हैं उस तरीके की लिस्ट यहाँ पे दिखने लग जाएगी। बात करेंगे हम टेबल के बारे में। अब किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में हम टेबल का नीड होता है जब हम किसी भी डेटा सेट को, स्टूडेंट रिकॉर्ड को, अपने टेली से संबंधित बिल अमाउंट, बिल से संबंधित किसी भी डेटा को शो कराना चाहते हैं एक स्ट्रक्चर वे में और इजी टू अंडरस्टैंड एंड बेटर रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो हम क्या किस चीज़ का यूज़ करते हैं, टेबल्स का। अब टेबल्स का सिंटेक्स क्या होता है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे टेबल राइट करूँगा। उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, टी बॉडी, टी हेड, टी फुट। सबसे ऊपर क्या बात करेंगे हम, टी हेड के बारे में। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, टी हेड। अब टी हेड के अंदर मुझे टेबल रो चाहिए किसी भी टेबल में लिखने के लिए। सबसे पहली नीड क्या है मुझे, रो के बारे। अब लिखूंगा मैं टेबल हेड, यानी टेबल हेड, यहाँ TH लिख दूंगा, नेम, सेकेंड TH लिख दिया मान ली मैंने, सिटी। अभी सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ जाके बोल दूंगा टी बॉडी, क्लिक किया। उसके बाद TR, उसके बाद मैंने टी लिखा, टेबल डेटा कृष्ण। क्या करूंगा, यहाँ TD लिखूंगा और उसमें राइट करूंगा कृष्णा, कृष्णा लिख दिया। उसके बाद एक और TD बनाऊंगा, TD बनाऊंगा और यहाँ सिंपली क्या लिख दूंगा मैं, आगरा। अब जैसे ही आप ब्राउजर में चेक करेंगे तो आप टेबल फॉर्मेट तो दिख रहा है लेकिन सही से नहीं दिख रहा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके हम प्रॉपर्टी दे सकते हैं एक बॉर्डर नाम से, यानी बॉर्डर 1। जैसे ही आप बॉर्डर 1 करेंगे तो आपकी टेबल में बॉर्डर लग जाएगा।
अभी आपको क्या एक जो बेसिक टेबल है वो आपको दिखाई दे रही है। बात करेंगे हम फॉर्म्स के बारे में, यानी HTML फॉर्म्स। अब आपको जैसे पता है कि फॉर्म्स का यूज हम कब करते हैं, जैसे हमें किसी भी अपने वेब डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, या किसी भी यूजर का किसी भी करियर से संबंधित मान लिया कोई भी जॉब एप्लीकेशंस निकले तो उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें फॉर्म का नीड्स होती है। यानी उन जो भी स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने वाले लोग होते हैं, उसके लिए हमें एक फॉर्म की नीड होती है। तो सिंपली हम यहाँ पे फॉर्म के बारे में देखेंगे। अब फॉर्म क्रिएट कैसे करते हैं, किस तरह के सिंटेक्स होता है, सिंपली मैं यहाँ फॉर्म लिखूंगा और पोस्ट मेथड, यानी यहाँ मेथड होता है। अभी देखेंगे क्या मेथड होता है। जैसे मैं मान रहा हूँ यहाँ मैंने सिंपली क्लिक किया तो इसने मेरे लिए जो बेसिक फॉर्म का सिंटेक्स होता है वो लिख दिया है। अभी के लिए इस आपको फॉर्म टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट दिखाई दे रहे हैं, एक्शन, मेथड। एक्शन क्या होता है? एक्शन होता है कि आप जब इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये जो आपका डेटा है वो कहाँ सबमिट होना चाहिए। और सेकंड मेथड, मेथड बताया था कि आप इस फॉर्म के अंदर जो भी डेटा यूजर से ले रहे हैं वो उसे किस मेथड से सबमिट करना चाहोगे। किसी भी HTML फॉर्म के अंदर हम दो तरीके से डेटा को सबमिट कर सकते हैं, गेट या पोस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो गेट की बात करें तो जो भी डेटा आप फॉर्म के अंदर फिल करोगे, जब गेट मेथड के द्वारा हम फॉर्म को सबमिट कराएंगे तो वो कंप्लीट डेटा हमें यूआरएल में शो होगा। यानी ये एक इनसिक्योर वे है। ये बात करेंगे हम पोस्ट मेथड के द्वारा, जब किसी फॉर्म के डेटा को सबमिट करते हैं तो उसमें हमें जो भी डेटा यूजर ने फिल किया है वो हमें यूआरएल में दिखाई नहीं देता। यानी ये किसी भी फॉर्म डेटा को सबमिट करने का एक सिक्योर तरीका है। उसके बाद बात करेंगे कि जो भी फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले फॉर्म के एलिमेंट के बारे में बात करूंगा मैं, लेवल के बारे में। अब लेवल क्या होता है? किसी भी इनपुट को जब हम अपने फॉर्म के अंदर कोई भी इनपुट यूज करते हैं तो उस इनपुट में यूजर को क्या फिल करना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेवल का यूज कर सकते हैं, जिससे यूजर को रीडेबिलिटी बढ़ जाए और इजी टू अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए कि इस वाले इनपुट में उसे क्या फिल करना है। लेकिन ये कई बार हम ये चीज़ भी प्लेस होल्डर के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने एक चीज़ देखी है, जैसे हम इमेज का इनपुट बनाएंगे, जैसे हमें किसी से कोई भी फाइल लेनी हो, यानी जे इनपुट का टाइप है वो फाइल हो, तो उस समय हमें वहाँ पे प्लेस होल्डर दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए हमें लेवल का यूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लेवल का यूज किस लिए करते हैं? यूजर को बताने के लिए कि इस वाले इनपुट में आपको क्या एंटर करना है। तो उसके लिए हम लेवल का यूज कर सकते हैं। बात करेंगे हम इनपुट के बारे में। इनपुट क्या होता है? तो इनपुट बेसिक एक HTML एलिमेंट है जिसके द्वारा हम यूजर से कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं। अब बात करेंगे इनपुट के टाइप्स के बारे में। तो इनपुट कितने टाइप्स का होता है? तो इनपुट जब हमें कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू लेनी हो तो हम टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। बात करें हम जब हमें किसी भी यूजर से ईमेल लेनी हो तो हम ईमेल टाइप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमें उससे कोई भी पासवर्ड एंटर कराना हो तो हम यहाँ पे पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। कोई भी कलर चूज करवाना हो तो हम यहाँ पे टाइप उसका कलर दे सकते हैं सिंपली। अभी हमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ पूछनी हो उसकी तो हम सिंपली यहाँ उसका टाइप डेट दे सकते हैं। यानी हम कई तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम किसी भी इनपुट को बटन के टाइप का भी बना सकते हैं, उसका टाइप सबमिट यूज करके। यानी अभी हम अपने ब्राउजर में चेक करेंगे तो सिंपली हमें एक नॉर्मल सा फॉर्म बना हुआ दिखाई देगा, जिसमें हम किसी भी यूजर से नेम, ईमेल और उसका पासवर्ड सबमिट करा रहे होंगे, सबमिट किसी बटन के द्वारा। तो सिंपली आपको फॉर्म समझ आया होगा। इसके अंदर हम कई टाइप्स के एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट होता है, जब हमें कई बार क्या होता है हमें कि कई सारे ऑप्शन देने होते हैं, जैसे किसी को भी उसका प्रेफरेंस सब्जेक्ट जानना हो कि यूजर किस तरह के सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए हम उसे पूछ सकते हैं साइंस, मैथ, केमिस्ट्री, यानी इस सब के बारे में। तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक सेलेक्ट का ड्रॉप डाउन दे देंगे, वो यूजर उसमें से सेलेक्ट कर लेगा और वो हमारा डेटा सबमिट हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ सेलेक्ट, और जब कोई यूजर से हमें एक लॉन्ग
मैसेज की नीड होती है तो उसके लिए यूज करते हैं हम टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है? टेक्स्ट एरिया सेम एज इनपुट ही है, यानी उसके द्वारा भी हम यूजर से डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब उस एंटर डेटा का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है या लॉन्ग होता है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। तो सिंपली ये हमारे फॉर्म के जो भी एलिमेंट्स थे। आगे बात करेंगे हम सिमेंटिक टैग्स के बारे में। अब सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं? सिमेंटिक टैग्स जैसे हेडर, नेव, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर। अब ये सिमेंटिक टैग क्या, अभी मैं बताऊंगा। हेडर, नेव, सेक्शन, फुटर, मेन, ये सब क्या है? ये सिमेंटिक टैग्स है। अब सिमेंटिक टैग्स क्या होता है? तो सिमेंटिक टैग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। जैसे एंड ये डिफरेंस हमारे वेब पेज में जो भी सेक्शंस होते हैं उनको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हेडर टैग की बात करें तो वो बताएगा कि इस वेब पेज का ये वाला सेक्शन है, ये हेडर के लिए लिखा गया है। नेव नेव टैग बताएगा कि ये वाला सेक्शन है वो नेविगेशन क्रिएशन करने के लिए लिखा गया है। मेन की बात करेंगे तो वो बताएगा कि जो भी कंटेंट इस वेब पेज के अंदर जो मेन है, इस वेब पेज के अंदर वो मेन टैग के अंदर लिखा गया है। फुटर टैग के अंदर लिखा गया कोड बताएगा कि ये इस वेब पेज के लिए जो फुटर क्रिएट किया गया है वो इस टैग के अंदर किया गया है। तो ये क्या, ये रीडेबिलिटी को बढ़ाता है और दूसरा हमारे गूगल या ब्राउजर को बताता है कि ये कौन सा सेक्शन किस लिए यूज किया गया है। बात करेंगे हम लिंक्स के बारे में, एक्सटर्नल या इंटरनल, यानी किस तरह से हम किसी भी। बात करेंगे हम HTML एलिमेंट्स टाइप के बारे में, यानी एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, यानी एलिमेंट। जब बात करें हम HTML के अंदर तो एलिमेंट दो तरीके के होते हैं, इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट। अब इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? बात करें हम ब्लॉक एलिमेंट के, तो जो भी एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट की प्रवृत्ति का होता है, यानी उस तरीके के बिहेव करता है, वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। जैसे अभी के लिए मैं बात करूंगा यहाँ पे, कोई भी पी टैग मैंने यहाँ लिख दिया, दिस इज पी टैग, दिस इज पी टैग। अभी मैंने यहाँ पी टैग लिखा, एक सिंपली एक और पी टैग मैंने यहाँ लिख दिया, दिस इज ऑल्सो पी टैग टू। अभी आप ब्राउजर में चेक करोगे तो आपको जो सेकंड वाला पैराग्राफ टैग है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट लाइन से। जबकि हमारे पास पहले पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर काफी स्पेस हमारे पास एम्प्टी पड़ा हुआ है, लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? न्यू लाइन से। यानी ये किस तरीके की एलिमेंट है? तो ये ब्लॉक एलिमेंट है, यानी ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। बात करेंगे हम इनलाइन एलिमेंट की। इनलाइन एलिमेंट का मतलब है हम किन्हीं दो या दो से अधिक HTML inline एलिमेंट्स को सेम लाइन के अंदर पुट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं किस तरह बताऊं आपको कैसे पुट करेंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आपको इमेज टैग यूज किया और सिंपली एक और यहाँ पे मैं इसकी क्या करूँगा, हाइट हाइट प्रोवाइड कर दूंगा। स्टाइल टैग यूज करूंगा यहाँ पे। स्टाइल टैग यूज करने के बाद क्या करूंगा, यहाँ पे हाइट दे दूंगा इसकी 120 पिक्सल। अब जैसे ही मैंने हाइट दी, अब क्या करूंगा मैं यहाँ जाके सिंपली एक और इमेज टैग, अभी यहाँ जाके मैं इस वाली इमेज की कॉपी कर लूंगा और उसके बाद SRC फोल्डर के SRC एट्रीब्यूट के अंदर कॉपी कर दूंगा। और इसी तरह मैं एक और इमेज की एड्रेस कॉपी करूंगा और यहाँ आके सिंपली SRC के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब जैसे ही आप ब्राउजर में आप चेक करोगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? दोनों इमेजेस हैं वो साइड बाई साइड दिखाई दे रही हैं। यानी इमेज टैग हमारा किस तरीके का टैग है? एक इनलाइन HTML एलिमेंट। यानी ये IMG टैग क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट। बात करेंगे हम HTML कमेंट्स के बारे में।
अब HTML कमेंट्स का मतलब क्या है? कमेंट्स HTML कमेंट्स के अंदर जो भी कोड लिखा होता है वो हमें हमारे वेब पेज पे कहीं दिखाई नहीं देता, यानी ब्राउज़र द्वारा टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। तो फिर इसकी नीड क्यों है? तो हमें अ, जब हमारे पास किसी भी वेब पेज का यानी हमारे प्रोजेक्ट का जो कोड होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स या बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमें उस किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को कमेंट में बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन किस लिए यहाँ पे लिखा गया है। तो कमेंट क्या करती हैं? कमेंट उस कोड की रीडेबिलिटी बढ़ा देती हैं और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है कौन सा कोड सेक्शन यानी कौन सा सेक्शन किस लिए यहाँ पे लिखा गया है। तो कमेंट्स क्यों यूज करते हैं? जब हमारा कोड कॉम्प्लेक्स होता है तो यूजर को दिखाने के लिए, तो हमें समझने के लिए जब हम बार-बार अपनी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, तो हमें ये समझने की ज़रूरत ज़्यादा ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये कोड किस लिए यहाँ पे लिखा गया है। सिंपली हम उस कमेंट को देखेंगे और उस सेक्शन के बारे में हमें ईज़िली पता चल जाएगा कि ये कोड सेक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है, किस सेक्शन से रिलेटेड है। यदि बात करें कमेंट की तो किस तरह का सिंटैक्स होता है, तो अभी आप चेक करेंगे कि किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हम कमेंट किस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी डॉक्यूमेंट में HTML डॉक्यूमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा HTML की बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारी रिएक्ट स्टार्ट करने के लिए एनफ है। यानी इतने से आप रिएक्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रिएक्ट का कोड लिख सकते हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। बात करेंगे अब हम CSS के बारे में। अब CSS को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। CSS के बारे में सिंपली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आऊँगा और इसको क्या करूँगा, यहाँ से इसे टोटली रिमूव कर दूंगा। अब स्टार्ट करेंगे हम CSS के बारे में। CSS क्या होता है? सबसे पहली बात क्या है? CSS होता क्या है? तो किसी भी वेब पेज को स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। स्टाइलिंग का क्या मतलब? किसी भी वेब पेज को एक ब्यूटीफुल यूजर इंटरफेस को एक बेस्ट बनाने के लिए हम स्टाइलिंग का यूज करते हैं। जैसे HTML किसी भी वेब पेज का स्केलेटन बनाती है, यानी उसका ढांचा स्ट्रक्चर तैयार करती है और उसका जो मेकअप किया जाता है वो किया जाता है CSS के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर CSS फाइल को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, यानी एक HTML एलिमेंट के लिए हम किस तरीके से CSS प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आया, यहाँ पे मैंने H1 लिखा और लिखा दिस इज H1। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो H1 है ना, मैं उसको कलर है वो रेड करना चाह रहा हूँ। तो मैं किस तरीके से इसका कलर रेड कर सकता हूँ? तो सबसे पहले बात करेंगे हम इनलाइन CSS की। अब इनलाइन CSS क्या होता है? इनलाइन CSS किसी भी HTML एलिमेंट के ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल टैग की हेल्प से हम इनलाइन CSS लिखते हैं। ये होता है उसका सिंटैक्स और सिंपली जो भी क्लास प्रॉपर्टी CSS की हम CSS फाइल के अंदर यूज करते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं कलर इसका बोलूंगा कॉलम, उसके बाद रेड और सिंपली यहाँ पे ये यूज करूंगा। अब जैसे ही मैं चेक करूंगा तो अभी मेरी हेडिंग का कलर है वो कैसा हो गया है, रेड। और ये किस तरीके से किया है मैंने? इनलाइन CSS के द्वारा। यानी इनलाइन CSS किस तरीके से किसी भी HTML एलिमेंट को प्रोवाइड की जाती है वो अब हमने यहाँ देखा। अब बात करेंगे हम इंटरनल CSS के बारे में। इंटरनली हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी HTML एलिमेंट के लिए। तो जब कभी भी हम इंटरनल CSS या फिर किसी भी एक्सटर्नल CSS फाइल के अंदर हम किसी भी HTML एलिमेंट को CSS प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हमें नीड होती है उस एलिमेंट की या तो क्लास की या फिर आईडी की। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक क्लास दे दूंगा, माई हेडिंग। माई हेडिंग, यदि हम क्लास और आईडी नहीं दे रहे होंगे
तो हम सिंपली उस एलिमेंट को डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी मैं क्या करूँगा, इंटरनल सीएसएस कहाँ लिखते हैं, तो इंटरनल सीएसएस हम अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा हेड टैग होता है ना, हेड एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। किस तरह से, स्टाइल टैग का यूज करूंगा और इसके अंदर लिख दूंगा H1 कलर ब्लू टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अभी क्या है ये, तो अभी मैंने इस HTML एलिमेंट यानी H1 को इंटरनल CSS के द्वारा अभी कलर दिया है। दिस इज H1 इन ब्लू कलर। अभी ब्लू कलर में आपको H1 दिखाई दे रही है। तो इस ये कौन सा टाइप था, हम किसी भी HTML में किस तरीके से इनलाइन सीएसएस प्रोवाइड कर सकते हैं एचटीएमएल एलिमेंट को। बात करेंगे हम थर्ड वे की, यानी हम इस एचटीएमएल की H1 को किसी भी एक्सटर्नल सीएसएस फाइल से यहाँ पे कलर देना चाहते हैं। उसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करूँगा, स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ सबसे पहले मैंने एक फाइल क्रिएट की, उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, H1 कलर रेड। अभी कलर रेड लिख दिया। जैसे ही मैं चेक करूंगा मेरे ब्राउज़र में कलर तो रेड हुआ नहीं, तो ये हमको कनेक्ट भी करनी होती है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इंडेक्स क्विक एचटीएमएल रिवाइज यहाँ जाऊंगा और सिंपली यहाँ मैं एक्सटर्नल फाइल को कनेक्ट करूंगा। अब कनेक्ट कैसे करते हैं, तो हम लिंक टैग के द्वारा किसी भी एक्सटर्नल सीएसएस फाइल को अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक करते हैं। तो लिंक क्लिक, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस को कनेक्ट कर देना। अब चेक करोगे तो क्या देखोगे कि आपके हेडिंग का कलर रेड हो चुका है। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी HTML एलिमेंट को कितने तरीकों से CSS प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो CSS फाइल से CSS प्रोवाइड करना हो गया। अभी हम एक और तरीके से किसी भी HTML एलिमेंट को CSS प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, तो वो है JS में एक्सेस करके DOM के द्वारा। DOM मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी हम किसी भी HTML एलिमेंट का स्टाइल JS फाइल के अंदर से भी चेंज कर सकते हैं। बात करेंगे हम CSS सेलेक्टर्स के बारे में। अब CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं, तो CSS सेलेक्टर की बात करेंगे यहाँ पे। CSS सेलेक्टर तो हम डायरेक्ट एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लास के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को आईडी के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं, हम ग्रुप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब ग्रुप चारों देखेंगे किस तरीके से होता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, बात करूंगा एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में। एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, तो अभी यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट कौन सा है, HTML का H1। अभी मैंने CSS के अंदर ऐड किया हुआ है, तो वो किस तरीके से किया हुआ था, अभी मैंने अपने HTML के CSS फाइल के अंदर जो H1 एक्सेस किया था वो किया था एलिमेंट सेलेक्टर के द्वारा। बात करेंगे हम सेकंड की। सेकंड क्या है हमारा, क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर कैसे होता है, तो यहाँ सिंपली मैं आऊंगा, इसके ओपनिंग टैग के अंदर एक क्लास दे दूंगा, माई हेडिंग। सिंपली अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस में आऊंगा, यहाँ पे माई हेडिंग क्लास को टारगेट करूंगा। लेकिन किसी भी सी एस एस फाइल के अंदर जब हम एच टी एम एल की एलिमेंट की कोई भी क्लास को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उसको कनेक्ट एक्सेस करने के लिए हम डॉट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उस क्लास का नाम, फिर क्लोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लिखेंगे। उसके बाद बोलेंगे यहाँ पे कलर उसका कैसा हो जाए, ब्लू। जैसे ही आप चेक करोगे तो आपको मेरी जो हेडिंग है आपने, उसका कलर क्या हुआ, ब्लू हो गया। तो इस तरीके से हम क्लास सेलेक्टर का यूज करते हैं। बात करेंगे हम आईडी सेलेक्टर के बारे में। तो जैसे यहाँ क्लास दी हुई है उसी तरह से मैं यहाँ पे आईडी दे दूंगा, और उसके बाद हम इस आईडी से भी इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं चेक करूंगा तो मेरी हेडिंग का कलर हट चुका है। तो किसी भी आईडी को CSS फाइल के अंदर एक्सेस करने के लिए हमें हैश की नीड होती है। यानी अब चेक करेंगे तो हमारी हेडिंग का कलर ब्लू हो चुका है। यानी हमने क्या देखा कि किस तरीके से हम एलिमेंट सेलेक्टर कर सकते हैं, क्लास सेलेक्टर यूज कर सकते हैं, आईडी सेलेक्टर। बात करेंगे हम ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक HTML एलिमेंट को ग्रुप में टारगेट करना चाह रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे S2 लिखूंगा। दिस इज
H2 हेडिंग। अभी मैं यहाँ जाऊँगा तो आपको दो दिख रही हैं हेडिंग्स हमारी। CSS फाइल के अंदर आऊँगा, यहाँ जाके मैं सिंपली क्या करूँगा, H1 बोलूँगा, कॉमा लगा के H2, यानी जो भी दूसरा है। अभी चेक करेंगे तो दोनों का कलर ब्लू हो चुका है। यानी अभी मैंने क्या किया, यहाँ ग्रुप में HTML की हेडिंग्स को यूज किया। सिंपली आप यहाँ जाके अभी बोल सकते हो, मैंने यहाँ बोला H3, दिस इज दिस इज H3। अब यहाँ जाओगे, सिंपली आप चेक करोगे तो यहाँ आपको ब्लैक दिख रही है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ जाके एक और कॉमा लगाऊंगा, यहाँ H3 लिखूंगा, तो यहाँ पे फिर से देखोगे आप तो इसका भी कलर ब्लू हो चुका है। तो इस तरीके से हम CSS सेलेक्टर्स का यूज करते हैं। बात करेंगे अब हम कलर प्रॉपर्टीज की। जैसे कलर प्रॉपर्टीज, अब कलर प्रॉपर्टीज किस तरीके से यूज होती हैं। कलर, किसी भी टेक्स्ट को हम कलर दे सकते हैं, किसी भी बैकग्राउंड को हम कलर दे रहे होते हैं तो कलर का फॉर्मेट क्या रहता है। तो कलर के फॉर्मेट की बात करें तो RGB फॉर्मेट होता है हमारे पास, RGB ये फॉर्मेट होता है। HSL फॉर्मेट होता है, HSLA फॉर्मेट होता है। अब हम बात करेंगे तो हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हैं हम। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल दो तरीके से लिखा जाता है, शॉर्ट हेक्साडेसिमल, लॉन्ग हेक्साडेसिमल। अभी के लिए हम बात करेंगे यहाँ आगे, तो क्या बोलेंगे, जो भी हमारा H1 है, जो भी हमारा H1 है, दिस इज H1, दिस इज H1। यहाँ जाके मैं सिंपली सबसे पहले इसे कमेंट करूंगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे H1 को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद अभी देखिए जो मैं कलर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो किस तरीके से, कौन सा फॉर्मेट है, कीवर्ड फॉर्मेट। यानी हम किसी भी HTML एलिमेंट को कलर प्रोवाइड करने के लिए हम उसका कीवर्ड भी, कोई भी कलर कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी ब्लू यूज किया है मैंने, यहाँ जाके सिंपली मैं बोल दूंगा रेड, यहाँ जाके सिंपली बोल सकता हूँ मैं ब्लैक। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कलर कीवर्ड से किसी भी एलिमेंट को कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। बात करेंगे हम RGB फॉर्मेट की। RGB फॉर्मेट क्या है, तो RGB का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू। यानी इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम कई बहुत सारे कलर क्रिएट कर सकते हैं। इन सब की वैल्यू का अगर रेंज की बात करें तो 0 से 255 तक इनकी रेंज रहती है तीनों की। यानी हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देके हम कलर क्रिएट कर सकते हैं। हेडिंग का कलर रेड कर रखा है। अभी सिंपली मैं यहाँ कुछ और चेंज कर दूंगा, 167, और यहाँ पे जाके मैं 0 की बजाय यहाँ 2234 कर दिया। तो अभी आप चेक करोगे कि इसका कलर डिफरेंट हो चुका है। यानी यहाँ हम चेंज कर करके डिफरेंट डिफरेंट कलर क्रिएट कर सकते हैं। बात करेंगे हम ए की। ए यहाँ क्या होता है, अल्फा चैनल। अल्फा चैनल बताया इनकी ट्रांसपेरेंसी, यानी इस कलर की ट्रांसपेरेंसी क्या रहेगी, वो क्या कौन बताएगा, वो बता। अब इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू मिनिमम 0, मैक्सिमम 1 होती है। यानी यहाँ मैंने 0.8 दी। तो अभी चेक करोगे इसका थोड़ा सा हल्का कलर हो चुका है। यानी ए इसलिए यूज होता है। अभी बात करेंगे हम एक और इसके फॉर्मेट की, वो है हेक्साडेसिमल, वो भी शॉर्ट हेक्साडेसिमल। बात करेंगे हम शॉर्ट हेक्साडेसिमल की, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, F00। अब जैसे ही F00 आप लिखोगे तो ये क्या है, कलर को रेड कर देगा। ये क्या था, शॉर्ट हेक्साडेसिमल। अगर लॉन्ग हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो हम सिंपली यहाँ डबल F एंड डबल डबल जीरो। अब देखेंगे तो अभी भी कलर रेड है, लेकिन ये कौन सा है, लॉन्ग हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। अब बात करेंगे हम HSL। HSL, अब HSL फॉर्मेट क्या होता है यहाँ पे, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। तीनों की वैल्यू के बारे में बात करें तो जो ह्यू की वैल्यू रहती है वो 0 से 360 डिग्री के बीच में रहती है। और बात करें इसकी सैचुरेशन और लाइटनेस की जो रेंज रहती है वो 0 से 100% के बीच में हम किसी भी सैचुरेशन और लाइटनेस की रेंज रख सकते हैं। यू के लिए मैं अभी बोल दूंगा 130। और उसके बाद बात करूंगा मैं सैचुरेशन की, तो ये बोल दूंगा मैं 60%। यहाँ हमें परसेंट लगाने की नीड रहती है, ये बोल दूंगा 55%। अब जैसे ही आप चेक करोगे यहाँ कोई ना कोई यहाँ कलर लग जाए, जैसे ग्रीन कलर अभी हो चुका है।
तो इस तरीके से हम HSL फॉर्मेट का यूज करते हैं। बात करेंगे किसी भी एलिमेंट को हम बैकग्राउंड में कलर किस तरीके से दे सकते हैं, तो जैसे अभी मैं क्या बोलूँगा यहाँ जाके, एक मैं बॉक्स क्रिएट करूँगा, डॉट बॉक्स नाम से एक क्लास बनाऊँगा और एक डिव क्रिएट करूँगा। उसके बाद CSS फाइल के अंदर जाके इस डिव को टारगेट करूँगा। तो यहाँ लिखा मैंने क्या बोला अभी के लिए कि जो इसकी हाइट है ना वो 200 पिक्सल कर दो और जो विड्थ है वो 200 पिक्सल कर दो सिंपली। उसके बाद बॉर्डर है ना, आप ऐसे करो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर दो। जैसे ही आप चेक करोगे यहाँ के तो आपको एक बॉक्स बना हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से हम इसके बैकग्राउंड कलर भी यूज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ, बैक बैकग्राउंड कलर, किसी भी डिव को हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं किसी भी कीवर्ड से या किसी और तरीके से भी हम बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कलर प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड यूज करते हैं। बात करेंगे हम मार्जिन पैडिंग और बॉक्स मॉडल के बारे में। अब बॉक्स मॉडल क्या होता है, तो किसी भी कंटेंट के बाहर की एरिया और बाहर की एरिया उसका बॉर्डर और मार्जिन को मिलाकर जो भी पूरा सिनेरियो बनता है वो बॉक्स मॉडल कहलाता है। अभी हम यहाँ अपने HTML के अंदर आएंगे और इसके अंदर मैं एक एन नाम से एक और बॉक्स क्रिएट करूंगा। यहाँ आया, ये चेक किया, उसके बाद क्या करूंगा मैं, सिंपली जाके यहाँ एन नाम के अपनी क्लास को टारगेट करूंगा। अब एन नाम का जो भी क्लास है उसको टारगेट करने के लिए मैं एन सिंपली लिख दूंगा। इसकी जो हाइट है वो 150 पिक्सल राइट करूंगा और यहाँ डब्ल्यू भी 150 पिक्सल राइट कर दूंगा। अब सिंपली आपको यहाँ पे जाके और सिंपली एक बॉर्डर दे देना है जिसका मैं कलर ब्लू कर दूंगा। ये ब्लू हो गया। अभी आप इसको मिड में रखने के लिए सिंपली क्या करोगे, टी फ्लेक्स यानी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा AIC एंड JCC। अभी ये क्या लिखा हुआ है ये बाद में देखेंगे। डिस्प्ले प्रॉपर्टी है और फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट। जैसे ही आप चेक करोगे अभी आपको एक नेस्टेड बॉक्स भी दिख रहा होगा जिसका बॉर्डर ब्लू है और बाहर वाला बॉर्डर है वो उसे क्या बोल, कौन सा बॉक्स है, जो अपर वाला बॉक्स है। तो बात करेंगे इस बॉक्स मॉडल क्या है। तो बॉक्स मॉडल के लिए अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ आऊँगा अपने HTML, इसके अंदर कंटेंट लिख दूंगा H1 दिस इज कंटेंट। अभी आप चेक करोगे यहाँ के सिंपली तो आपको ये दिख रहा होगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस बॉर्डर और इस कंटेंट के अंदर मुझे इसके बीच में गैप चाहिए, उसे ही बोलते हैं हम पैडिंग। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ इसके अंदर आकर एन एन क्लास के अंदर यहाँ सिंपली मैं बोल दूंगा पैडिंग। पैडिंग 5 पिक्सल। अब जैसे ही आप चेक करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि 5 पिक्सल की यहाँ पे पैडिंग लग चुकी है, यानी कंटेंट उसके बॉर्डर, यानी इस कंटेंट और उसके बॉर्डर के जो मिड में जो गैप रहता है उसे बोलते हैं हम पैडिंग, और उसके बाहर जो गैप रहता है उसको बोलते हैं हम मार्जिन। यानी मार्जिन हमेशा किसी भी बॉक्स या किसी भी एलिमेंट के बाहर की तरफ गैप को मार्जिन कहते हैं, उसके अंदर की तरफ के गैप को हम पैडिंग बोलते हैं। तो इस तरह से मार्जिन पैडिंग आपको समझ आया। इस पूरे सिनेरियो को हम बॉक्स मॉडल बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझ आया होगा। अब बात करेंगे हम फॉन्ट और टेक्स्ट के बारे में। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा, उसके बाद इसको रिमूव कर दूंगा। बात करूँगा यहाँ मैं सिंपली यहाँ पी टैग लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा दिस इज पी टैग। बात करेंगे हम फॉन्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। अब जैसे ही मैं यहाँ आऊँगा, अब सिंपली मैं यहाँ क्या बोला कि जो मेरा पी है ना, पी टैग, उसका अब जो फॉन्ट साइज है ये भी फॉन्ट की प्रॉपर्टी है। फॉन्ट साइज है वो आप 40 पिक्सल कर दो। जैसे ही आप चेक करोगे आपको पी टैग का साइज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी फॉन्ट की प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज से हम उसका साइज बढ़ा सकते हैं। दूसरा आप बात करेंगे फॉन्ट फैमिली की, बात करें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉन्ट फैमिली भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बेरदाना यूज करूंगा तो ये इसका चेंज कर देगा स्टाइल। दिस इज पी टैग, यानी फॉन्ट फैमिली प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर से हम बात करेंगे तो फॉन्ट वेट की बात करेंगे। फॉन्ट वेट क्या करता है, उसकी थिकनेस को हमारा बढ़ाता है, कम करता है। इसकी वैल्यू की बात करेंगे या सिंपल वैल्यू नंबर में वैल्यू की बात करेंगे तो 100 से लेकर 900 तक की वैल्यू रहती है। इसको हम कीवर्ड के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो बोल्ड, बोल्डर एंड लाइटर
ये इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं। जैसे अभी के लिए मैं बोल्ड यहाँ पे बोल्ड यूज करूंगा, तो जैसे ही मैं बोल्ड यूज करूंगा तो मेरा टेक्स्ट का वो है वो बढ़ जाएगा। यानी हम फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम फॉन्ट स्टाइल की। अब फॉन्ट स्टाइल किस तरीके से, तो इटैलिक, इटैलिक क्या करेगा, ये थोड़े से हमारे टेक्स्ट को इटैलिक कर देगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देखेंगे पीटेक हमारा जो भी दिस इज पीटेक लिखा हुआ है वो थोड़ा सा इटैलिक हो गया है। तो इस तरीके से हम फॉन्ट स्टाइल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम टेक्स्ट, टेक्स्ट की, तो हम क्या बोलेंगे, टेक्स्ट अलाइन। यानी टेक्स्ट अलाइन क्या करता है, टेक्स्ट अलाइन हमारे किसी भी कंटेंट को मूव करता है हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली मतलब जैसे ही मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया तो ये टेक्स्ट हमें कहाँ दिखाई देने वाला है, मिड में। यानी ये हॉरिजेंटली इसको क्या करेगा, सेंटर कर देगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। बात करेंगे हम टेक्स्ट डेकोरेशन की। अब टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता है, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करेगा, सिंपली टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे हम अभी अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो पीटेक के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, सॉरी, तो मुझे टेक्स्ट लिखना था वो टेक्स्ट लिख गया। जैसे ही अभी आप चेक करोगे तो मुझे पीटेक के बॉटम में एक लाइन दिखाई देगी, जैसे हम अंडरलाइन भी बना सकते हैं। जब बात करेंगे हम लाइन थ्रू की, एक लाइन थ्रू की प्रॉपर्टी रहती है। जैसे ही हम लाइन थ्रू यूज करेंगे तो हमें इस टेक्स्ट से मिड से गुजरती हुई एक लाइन दिखाई देगी। इसे बोलते हैं हम टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी, लाइन थ्रू। हम कई सारी प्रॉपर्टीज यहाँ टेक्स्ट से संबंधित दे सकते हैं। जैसे अभी के लिए आप मान लिया चेक करेंगे, जैसे ही आपने यहाँ लिखा टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट शैडो। अब टेक्स्ट शैडो क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को शैडो प्रोवाइड करने के लिए हम टेक्स्ट शैडो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब टेक्स्ट शैडो का सिंटेक्स क्या होता है, तो सिंपली आपको टेक्स्ट शैडो लिख देना, उसके बाद बाई ऑफसेट मैं जीरो लिखूंगा, उसके बाद एक्स ऑफसेट जीरो लिखूंगा, उसके बाद हमें देखना है ब्लर रेडियस, तो ब्लर रेडियस में मान लिया 15 पिक्सल बोल दे रहा हूँ। उसके बाद बोलना है आपको स्प्रेड रेडियस में नहीं दे रहा हूँ स्प्रेड रेडियस, कोई भी हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको कलर देना है, जैसे ही मैं रेड कलर दूंगा अभी आप चेक करेंगे कि हमारे टेक्स्ट पर शैडो लग चुकी है, जो पीछे हमें रेड रेड हल्का रेड दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को शैडो पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी टेक्स्ट और फॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज। ये बात करेंगे हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के बारे में। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपली यहाँ आऊंगा मैं, यहाँ चेक करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, इसे कर दूंगा यहाँ पे कमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी क्या, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। डिस्प्ले से जो भी संबंधित प्रॉपर्टीज है उसके बारे में देखें। सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, यहाँ यूएल लिखूंगा, उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे 4 लिस्ट आइटम बना दूंगा। अभी आप चेक करोगे तो आपको 4 लिस्ट आइटम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के बारे में। डिस्प्ले की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे यूएल को टारगेट किया। अब डिस्प्ले, सबसे पहले हम डिस्प्ले राइट करेंगे, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं फ्लैक्स, बॉक्स फ्लैक्स, फ्लैक्स, फ्लोट, रूट, ग्रिड, इनलाइन, ये सभी हम अभी अभी देखेंगे। सबसे पहले मैं फ्लैक्स यूज करूंगा। फ्लैक्स क्या करेगा, जो भी हमारे HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनको ये हॉरिजेंटली सेम लाइन में पुट कर देता है। जैसे अभी चेक करेंगे तो जो भी हमारे यूएल के जो भी LI यानी लिस्ट आइटम थे वो हमारे हॉरिजेंटली प्लेस्ड हो चुके हैं। तो फ्लेक्स क्या करता है, जो भी चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं उनको सेम लाइन में लिस्ट कर देता है। डिस्प्ले अगर बात करेंगे हम नन की, तो डिस्प्ले नन क्या करता है, डिस्प्ले नन उस कंटेंट को हाइड कर देगा। अभी आप चेक करोगे तो आपका पेज ब्लैंक दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन यूज करने की वजह से। यदि बात करेंगे हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक, ब्लॉक किसकी यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ गया मैं, उसके बाद यूएल के अंदर जो LI है हम उसे टारगेट करेंगे और डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक कर देंगे। तो ब्लॉक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि जो भी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो कोई भी लिस्ट आइटम है वो हमें न्यू लाइन से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद बात करेंगे हम इनलाइन की। अब इनलाइन क्या होता है, जैसे ही मैं इनलाइन प्रॉपर्टी यूज करूंगा अभी आप चेक करोगे तो इनलाइन ने क्या किया कि उसने जो भी लिस्ट आइटम थे वो सभी कहाँ प्लेस प्लेस कर दिए, तो लिस्ट आइटम प्लेस कर दिए उसने सेम लाइन के अंदर, यानी सेम लाइन के अंदर चेक करोगे तो। अब इनलाइन ये किसी भी
चाइल्ड एलिमेंट को दिया जाता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे inline कर दिया तो उसने क्या किया कि जो भी एलिमेंट्स थे उन्हें inline कर दिया। inline मतलब उसको स्वयं को inline बना दिया। अब बात करेंगे हम inline ब्लॉक के बारे में। inline ब्लॉक सिंपली यहाँ जाओ, आप क्या देख रहे हैं, इनलाइन ब्लॉक जैसी प्रॉपर्टी यूज करी आपने यहाँ यूएल के अंदर, तो आप चेक करेंगे उसने ब्लॉक एलिमेंट के क्रिएट कर दिए। इसी तरह से हम ग्रिड भी यूज कर सकते हैं। ग्रिड किस लिए यूज करते हैं, तो जब हमें रिस्पॉन्सिव बनानी होती है और एक ग्रिड लेआउट फॉलो कराना होता है तो हम डिस्प्ले ग्रिड भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज। अगर बात करेंगे हम फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी अलाइनमेंट से संबंधित। अलाइनमेंट से संबंधित क्या होता है, जैसे अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ आऊंगा, उसके बाद यहाँ एक कंटेनर नाम से फाइल बनाऊंगा, डिप बनाऊंगा, उसके अंदर BOX बॉक्स नाम से बॉक्स क्रिएट करूंगा और सिंपली क्लिक करता हूँ। उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ सिंपली आऊंगा और अपनी कंटेनर जो भी क्लास हमने बनाई है उसको टारगेट करूंगा और सिंपली यहाँ जाके बोल दूंगा, यहाँ जाके मैं क्या बोलूंगा, उसकी जो विड्थ है वो आप क्या कर दो 100%, विड्थ 100% कर दो। जो हाइट है उसकी उसे आप 40 पिक्सल कर दो, 40 पिक्सल कर दो। उसके बाद जो उसका बॉर्डर है, बॉर्डर आप सिंपली क्या करो, उसके जो बॉर्डर की जो विड्थ विड्थ है वो 2 पिक्सल, टाइप है उसका, वो बॉर्डर स्टाइल है वो आप सॉलिड कर दो, कलर है वो रेड कर दो। अभी आप चेक करोगे तो सिंपली आपको एक बॉक्स बना हुआ दिखाई देगा। अभी आपको क्या करना है, मैंने वहाँ पे बॉक्स भी क्रिएट की है तो बॉक्स नाम की क्लास को टारगेट करूंगा। उसके बाद इसकी जो हाइट है वो 2 पिक्सल, 2 पिक्सल देने के बाद उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू नहीं, इसका मैं बॉर्डर दूंगा इन सब का। तो बॉर्डर देने के लिए आपको सिंपली यहाँ बॉर्डर लिखना है, उसके बाद 2 पिक्सल, बॉर्डर का स्टाइल, उसके बाद ब्लू, ब्लू यूज करूंगा तो ये क्या होगा, अभी मैं चेक करूंगा तो मुझे 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। अभी इन्हें फ्लेक्सिबल करने के लिए मुझे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कंटेनर के अंदर जाऊंगा और डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करूंगा। अब ये हमें ऐसे दिखाई देने लग जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, मुझे अलाइनमेंट, अलाइन आइटम्स, और उसके बाद जो जस्टिफाई कंटेंट है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करना है। यानी ये कई तरीके से यूज की जा सकती हैं। तो किस तरीके से यूज करेंगे, अभी के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि जो कंटेंट है वो सेम इसी जगह पे बना रहे। तो इसके लिए क्या करना होता है, मुझे सिंपली यहाँ जाके मुझे क्या करना है, यहाँ जाके हमारे लिखना है अलाइन आइटम स्टार्ट, अलाइन आइटम स्टार्ट, और यहाँ भी जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट। तो इससे क्या होगा, अभी हमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं देंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट में ही होता है। तो ये लिखने की हमें नीड नहीं होती है। लेकिन यहाँ अभी हम क्या चाह रहे हैं कि ये कंटेंट है ना हमारा, ये सेंटर में दिखाई दे। यानी ये जो कंटेंट है वो हमें सेंटर में दिखाई दे यहाँ पे। यानी यहाँ जाएंगे, ये वाला जो कंटेंट हमें यहाँ सेंटर पे दिख, अभी ये टॉप में स्टार्ट में मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर में हो एंड में हो। तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए आपको ये पोजीशन चेंज करनी है जब हम वर्टिकल मूवमेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या बोलूँगा मैं, यहाँ आप सेंटर में कर दो। जैसे ही आप चेक करोगे तो आपका जो है वो सेंटर में आ गया है। यानी ये वाली जो भी हाइट है, ये यहाँ की हाइट दोनों सेम है। यानी अभी हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में दिखाई दे रहा है। मैं इसे एंड में करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं एंड में करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ क्या यूज करूंगा, एंड। जैसे ही मैं एंड यूज करूंगा तो जो मेरे बॉक्सेस थे वो कहाँ दिखाई देने लगे, एंड में। इस तरह से हम अलाइन आइटम्स के द्वारा हम वर्टिकल मूवमेंट कर सकते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर के चिल्ड्रन का। अब मैं बात करूंगा हॉरिजेंटली मूवमेंट की। अब हॉरिजेंटली मूवमेंट की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको चेंज करेंगे। अब इसको चेंज करने के लिए मैं मान लिया इसे अभी स्टार्ट रख देता हूँ तो हमारा इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे। अभी मेरा स्टार्ट में है तो ये स्टार्ट में दिख रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर में दिखाई दे। तो सेंटर में दिखाई देने के लिए मैं जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टीज को चेंज करूंगा। तो जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी जैसे ही चेंज करी तो क्या किया उसने, जो भी एलिमेंट्स थे बॉक्सेस थे उन्हें सेंटर में कर दिया। मैं एंड में जाऊंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली जाके एंड यूज करूंगा और ये मुझे एंड में दिखाई देंगे। तो इस तरीके से मैं इनका हॉरिजेंटली मूवमेंट कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ ये
तीन प्रॉपर्टी अलग से लाता है, यानी इनको खुद को भी, स्वयं को, सेल्फ भी दूर दूर कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ ये फर्स्ट बॉक्स है मुझे यहाँ दिखाई दे, सेकंड इस मिड में और थर्ड इसी जगह दिखाई दे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी चेंज करूंगा और स्पेस बिटवीन नाम से एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, और सिंपली मुझे क्या होगा, ये तीनों का कैसे दिखाई देने लगे, जो फर्स्ट वाला था वो लेफ्ट में, थर्ड वाला था वो राइट में, और जो सेकंड वाला था वो मिड में दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ ये चिपक रहे हैं, राइट में थर्ड वाला इधर चिपक रहा है इधर, मैं चाह रहा हूँ कि इनके आसपास चारों तरफ भी सेम ही स्पेस मुझे दिखाई दे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस अराउंड की एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा। अभी क्या दिखेगा आपको, कि जो भी मैं बॉक्सेस यूज कर रहा हूँ उनके चारों तरफ या हॉरिजेंटली उनको सेम स्पेसेस हैं। अब आप बोलोगे कि ये तो कम है ये ज्यादा है, लेकिन इसका डिवाइड करेंगे हम दोनों तरफ। जैसे इसका यहाँ सेंटर ये है, तो इसका आधा जो विड्थ है वो इसका है और आधा गैप है वो इसका है, तो इसी तरह से इसके अराउंड में। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि ये और ये वाली जो भी स्पेस है वो सेम ही होने चाहिए, तो उसके लिए ही हम यूज करते हैं स्पेस इवनली। जैसे ही हम स्पेस इवनली यूज करेंगे तो हमें जो भी गैप इनके बीच में है और साइड में वो सेम दिखाई देगा। तो ये थी फ्लेक्स बॉक्स की अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी। बात करेंगे हम सीएसएस यूनिट्स के बारे में। अब सीएसएस यूनिट्स क्या होती हैं, तो किसी भी HTML एलिमेंट को हम किस तरीके की हाइट विड्थ ये सब देंगे, तो उसके लिए हम CSS यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया था 2 पिक्सल, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, तो यहाँ पे px क्या है, एक यूनिट है। इसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैंने परसेंट यूज किया, तो ये भी एक क्या है, CSS की यूनिट है। इसी तरह से हम कौन सी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे VW यूज कर सकते हैं। VW का क्या मतलब होता है, व्यू पोर्ट विथ। व्यू पोर्ट मतलब जो भी ब्राउजर में आप दिख रहा है, जितना भी ब्राउजर आपका दिख रहा है उतनी विथ, यानी व्यू पोर्ट विथ का मतलब है जो भी व्यू आपको दिख रहा है उतनी विथ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये भी जो भी विथ है वो सभी। तो 100 VW का मतलब है व्यू पोर्ट विथ। बात करेंगे हम हाइट की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, 100 VH। और PH क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट, यानी जितनी आपको हाइट दिख रही है ना वो सभी हाइट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट पूरी को हम बोलते हैं व्यू पोर्ट हाइट। इसी तरह से हम REM दे सकते हैं। और REM क्या होता है, REM का मतलब होता है रूट एलिमेंट, यानी रूट एलिमेंट का जो भी हेड है उसके उस पर ये डिपेंड करती है, यानी एक दूसरे को रिलेटिव यूनिट्स कहलाती हैं ये, एक दूसरे से रिलेट करती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे REM का मतलब है रूट एलिमेंट की जो भी हाइट है उसकी टाइम्स में चलेंगी। मैंने 4 REM दे दिया, तो जो भी रूट एलिमेंट की जो हाइट है उसका 4 गुना इसकी हाइट हो जाएगी, ये बताता है हमें REM। बात करेंगे हम EM के बारे में, तो EM क्या बोलता है, एलिमेंट हाइट, यानी एलिमेंट की जो भी यूनिट है उसकी। जैसे मैंने किसी भी बॉक्स की हाइट है वो 4 EM कर दी, तो उसका मतलब है कि इसके जो पेरेंट एलिमेंट है उसकी जो हाइट है उसका 4 टाइम हाइट इसकी भी कर दो, तो इस तरह से EM यूनिट्स को हम यूज करते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे बॉर्डर एवं बॉर्डर रेडियस के बारे में। बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस क्या होता है, तो अभी सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आइए, अभी मैंने ये बॉर्डर यूज किया है, तो यहाँ बॉर्डर यूज करने का इनका तीनों में ये जो 3 पार्ट लेके हुए हैं वो क्या क्या बता रहे हैं हम। तो ये सिंपली इस वाली लाइन को हम 3 तरीके से लिखते हैं। पहले जैसे पहला पार्ट हमें बताता है बॉर्डर की विड्थ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, बॉर्डर बॉर्डर विथ, यानी जैसे ही मैं बॉर्डर विथ बोलूंगा 2 पिक्सल, यानी 2 पिक्सल क्या करेगा, इसकी बॉर्डर की विथ बताएगा। उसके बाद बॉर्डर स्टाइल, यहाँ जाऊंगा सिंपली, उसके बाद क्या है, बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल किस तरीके से, हम कई तरीके से यहाँ बॉर्डर स्टाइल चूज कर सकते हैं, जैसे डबल, ग्रूव, हिडन, इनसेट, नन, आउटसेट, रिज, सॉलिड। मैं अभी के लिए सॉलिड यूज करूंगा, तो यहाँ सॉलिड आ जाएगा। उसके बाद क्या करूंगा, मैं बॉर्डर कलर दूंगा, यहाँ बॉर्डर कलर यहाँ चेंज करूंगा, मैं बोलती है यहाँ पे ग्रीन, बॉर्डर ग्रीन। जैसे ही मैं चेक करूंगा तो आपको बॉर्डर ग्रीन देगा। लेकिन ये हमें 3 लाइन लिखनी पड़ रही है, इसी का एक शॉर्ट हैंड होता है। शॉर्ट हैंड क्या होता है ये, अब शॉर्ट हैंड में क्या होता है, सबसे पहले हम विड्थ देते हैं, उसके बाद उसके बॉर्डर का स्टाइल, उसके बाद कलर सेम हमें दिखाई देने लगेगा, यानी ये क्या है, शॉर्ट हैंड है। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉक्स को
बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं, एलिमेंट को बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं। बात करेंगे हम बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस क्या करता है, किसी भी बॉक्स के या एलिमेंट्स के कॉर्नर को स्मूथ बनाता है। कैसे, जैसे अभी के लिए मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस किस तरीके से दे सकते हैं, परसेंट में दे सकते हैं, पिक्सल में दे सकते हैं, किसी भी यूनिट में प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ 30 पिक्सल बॉर्डर रेडियस जैसे ही मैं प्रोवाइड करूंगा, तो इसने क्या किया, ये हमारे जो भी बॉक्सेस थे उसकी कॉर्नर को राउंडेड कर दिया है। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉक्स को क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर सकते हैं। बात करेंगे हावर इफेक्ट के बारे में। अब हावर इफेक्ट क्या होता है, हावर इफेक्ट का मतलब जब हम किसी भी एलिमेंट को अपने कर्सर से हम जब होवर करते हैं, यानी उसके ऊपर जब हम अपना कर्सर ले जाते हैं, तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए मैं क्या बोलूँगा, यहाँ गया सिंपली मैं, जो भी मेरी, मैं क्या बोलूँगा, जो मेरी बॉक्स क्लास है उस पे यदि मैं हवर करूँ, जैसे ही उसको हवर कर रहा हूँ, तो उसका जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर चेंज कर दो। बॉर्डर क्या चेंज कर दो, 2 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड ग्रीन कर दो। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं बॉक्स पे आया, इसने क्या किया, सॉरी ये सही नहीं लिखा है, यहाँ पे सॉलिड कर दूंगा। उसके बाद जैसे ही आप चेक करोगे, देखो जैसे ही मैं इस बॉक्स, किसी भी बॉक्स पे अब यहाँ पे वो कवर करूंगा, तो उसका बॉर्डर कैसा हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉक्स को हवर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। बात करेंगे रेस्पॉन्सिवनेस की, तो रेस्पॉन्सिवनेस के लिए क्या करेंगे, जैसे ही रेस्पॉन्सिवनेस हम यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं मीडिया क्वेरीज का। अब मीडिया क्वेरीज का क्या मतलब है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मीडिया क्वेरीज का यहाँ जाके मैं एक बॉक्स यूज करूंगा केवल यहाँ, सिंपली यहाँ गया। इसके बाद हम डिवाइस विथ के अनुसार किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, इस बॉक्स के चेंजेस देख सकते हैं। उसी तरीके से हम मीडिया क्वेरीज यूज करते हैं। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ जाके अभी मैं मीडिया क्वेरी इस तरीके से लिखे हैं, मीडिया कीवर्ड के द्वारा मीडिया कीवर्ड यूज किया, उसके बाद मैक्स विथ 600 पिक्सल, इसी तरीके से मैं लिख दूंगा। अभी मैक्स विथ 600 पिक्सल मैंने क्या किया, यहाँ जाके इसे बॉक्स कर दिया, और सिंपली यहाँ जाके मुझे कुछ नहीं करना, मैं केवल बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर क्या बोला मैंने यहाँ पे, रेड। यानी इस जब मैक्स विथ हमारे डिवाइस की 600 पिक्सल हो, तो उसका बैकग्राउंड कलर बॉक्स है उसका रेड हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पेस्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ फिर से मैं फिर से पेस्ट कर दूंगा एक बार। अब किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, मैंने ये क्या बोला कि यदि 1024 मैक्स विथ हो, 1024 मैक्स विथ हो, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा हो जाए, मेरे पास हल्का ग्रीनिश टाइप का। यदि बात करें यहाँ पे 768 हो, मैक्स विथ 768, 768 हो जाए, तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर का मैं बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका वो आप क्या करो, पिंक टाइप का बना दो यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं करूँगा। उसके बाद अभी मैं चेक करूँगा, तो मुझे पिंक टाइप दिख रहा है, इसलिए क्योंकि मैक्स विथ बैकग्राउंड कलर ब्लू। अभी अभी क्या करेंगे, मैं इसे इंस्पेक्ट करूंगा, और जैसे इंस्पेक्ट करेंगे तो आप डिवाइस का विड्थ चेंज कर पाएंगे। यहाँ आएंगे, अभी आपको ब्लू दिख रहा है। जैसे ही जैसे मैं चेंज करूँ, आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ यहाँ जो भी ये दिख रहा है। अभी इसका क्या करूँगा मैं, जैसे ही मैं धीमे धीमे करता जा रहा हूँ, धीमे इसको डिवाइस की विड्थ को चेंज करता जाऊंगा। जैसे ही अभी यहाँ आपने क्या देखा, जैसे ही मैं 1024 से नीचे गया, तो इसने क्या किया, इसका कलर चेंज कर दिया। अभी जैसे ही मैं और नीचे करता जाऊंगा, इसके बाद आप चेक चेक करोगे, देखो अभी इसने पिंक कर दिया। यानी इसमें हम डिवाइस बेस के अनुसार चेंजेस ला सकते हैं। इस तरीके से हम अपने किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को एक रेस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड कर सकते हैं स्क्रीन विड्थ के अनुसार। बात करेंगे कि ये जो हमने रिवीजन किया है, वो रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले क्यों रिव्यू था। तो रिएक्ट यूआई बनाने के से पहले HTML का स्ट्रक्चर और CSS का लेआउट कंट्रोल दोनों क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तभी आप किसी भी रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर अपना कोड लिख सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट में हम कंपोनेंट को स्टाइल करते हैं, उन्हें अरेंज करते हैं और रेस्पॉन्सिव बनाते हैं, जो बिना CSS की अंडरस्टैंडिंग के पॉसिबल ही नहीं है। तो आज का ये रिवीजन आपको JSX समझाने में हेल्प करेगा।
कंपोनेंट को स्टाइल करते वक्त कंफ्यूजन दूर करेगा और रिएक्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा किस तरीके से हम रिएक्ट का कोड लिखें। मैं चाहूंगा कि आप HTML और CSS का बेसिक टेक्स्ट और प्रॉपर्टीज थोड़ा एक बार क्विकली रिवाइज कर लो और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, मैं पर्सनली गाइड कर दूंगा और उसके बाद हम रिएक्ट का रियल जर्नी स्टार्ट करेंगे। लेट्स बिगिन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।